हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स अकेडमी। एक बार फिर आप लोगों का जी आर मैथ्स अकेडमी पे स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे सटीक क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में दिखते हैं लेकिन हम पेपर से पहले तैयारी के टाइम पे उसे कंसीडर नहीं कर पाते सही से, इसलिए उसे हम नहीं कर पाते हैं। किसी वजह कोई बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। और ये क्वेश्चन ना लगभग आप जितने भी सैम्पल पेपर उठाओगे ना, आप यहाँ इवन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चन सा दिख जाएगा। वैसे क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बस ये कि हाँ, कोडिंग करना, वर्ड को जो डिकोड करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन के मामले में पूरा जीरो है। आप देखोगे अभी मैं इसका आंसर बताऊँ, बस आंसर निकालूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, आर एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, और बी जो डिफाइन किया गया है वो है एक्स वाई क्यूब, ठीक है। और एक्स वाई क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर है। उसने कहा है क्वेश्चन में एक्स वाई क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो इसने कहा फाइंड रिजल्ट ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसका एक मतलब तो हमें साफ साफ दिखता है कि सर प्रोडक्ट तो निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एलसीएम भी निकालना है। अब देखिए सबसे पहले ना इन दोनों का मैं एलसीएम निकालता हूँ। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आप अच्छे तरीके से अगर पढ़े उसको, उसके थोड़े से याद है कुछ कॉन्सेप्ट, तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल पाओगे। एलसीएम क्या होता है कि हाईएस्ट पावर की जो हमारे पास टर्म्स होते हैं ना, उसे ले लेते हैं। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये मैंने ले लिया एक्स क्यूब। यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने ले लिया वाई क्यूब, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब इसका कह रहा प्रोडक्ट, तो अच्छा रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट होगा हमारे पास, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मैं कहने का मतलब ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। यही कह रहा है कि इससे जो रिजल्ट निकलेगा ना वो बताओ। तो यही बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू एक्स वाई क्यूब ऑल डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ ए बी एलसीएम कितना है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो आप क्या करो, यहाँ से एक्स क्यूब कट गया, वाई क्यूब कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया, एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, यही आपका आंसर है। हालांकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन है, और एमसीक्यू में ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये कि उसमें टाइम कंज्यूमिंग है अकॉर्डिंग टू मार्क्स एक नंबर में अगर हम इतना टाइम देते हैं स्टार्टिंग में, तो हाँ कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं चीज़ों को लेकर। इसलिए आप पेपर में भी ना सबसे पहले कीजिएगा क्या, सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वो थोड़े से अच्छे होते हैं और कर लेते हैं तो हमें मार्क्स इतना मिल जाता है कि हम रेड जोन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे सैम्पल पेपर के, जो सटीक पेपर में पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, उससे पिछले ईयर में भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए, और कोडिंग, वर्ड कोडिंग है उसको आप कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके लेटेस्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसको पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद उसे खुद से ट्राई कीजिए। अगर ट्राई नहीं होता फिर वीडियो को आगे देखिए, है ना। इससे क्या होगा ना कि आपके रिपीटिशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रिपीटिशन की जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी होगी उतना बेहतर तैयारी आपकी होगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 एपीज, देखिए वर्ड को डिकोड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छे मार्क्स का एकमात्र तरीका है, बहुत अच्छे मार्क्स का एकमात्र तरीका आपको है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं ना, उसको वर्ड को डिकोड करना। आप उस वर्ड को कैसे डिकोड करते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। कह रहा है कि 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। देखो कह रहा है कि 2 एपी है, 2 एपी है, उसके क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज -1। कह रहा कि पहले एपी का पहला टर्म जो है वो -1 है। अच्छा, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। कह रहा है कि दूसरे एपी का पहला टर्म जो है वो -8 है, फर्स्ट टर्म। तो फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। देखिए ये डिफरेंस वर्ड को भी बहुत ध्यान दीजिए। जो वर्ड समझने के लिए मैंने उस पर अंडरलाइन कर दिया। देखिए डिफरेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। डिफरेंस मतलब सिर्फ माइनस करना नहीं होता, डिफरेंस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव। डिफरेंस हमें हमेशा पॉजिटिव देता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद कहा है इसमें फोर्थ टर्म। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना होगा, और डिफरेंस में हम क्या करते हैं ना कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बड़ा कौन सा है। ऐसे ही हम चैप्टर 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंस वर्ड पे बेस्ड है। तो आइए इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या। सबसे पहले मैं कर दूँ लेट 2 APs, मान लीजिए 2 AP है हमारे पास, एक A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, 2 AP है। पहला AP है एंड B1 B2 B3 B4 B5 डॉट। अब आगे कितना टर्म जा रहा है ये हमें उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। हमारा काम यहाँ से फर्स्ट है और फोर्थ से। तो देखिए क्या कह रहा है कि फॉर फर्स्ट AP, पहले एपी के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म, मतलब कि A1 की वैल्यू -1 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं निकालूं फोर्थ टर्म ऑफ एपी निकालूं, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे A1 + 3D लिख लो, है ना। होता है ना, सेकंड टर्म क्या होता है A + D होता है इस जनरल फॉर्म में, या आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। अगर मैं कहता हूँ फिफ्थ टर्म क्या है तो A + 4D होता है। अगर मैं कहूँ सिक्स्थ टर्म क्या है तो A + 5D होता है। मैं कहूँ सेवन्थ टर्म क्या है तो A + 6D होता है। तो उसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या है A1 + 3D, क्योंकि A1 फर्स्ट टर्म है इसलिए। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सर A1 तो आपने -1 दिया हुआ है, ठीक है, -1 + 3D। तो ये आपका पहले एपी का फोर्थ टर्म हो गया, है ना, फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म हो गया। अच्छा देखिए सेकंड के लिए क्या है कि फॉर सेकंड एपी, दूसरे एपी के लिए क्या, देखिए इसके लिए भी फर्स्ट टर्म यही है, B1 दे रखा है हमारे पास -8। अगर मैं कहूँ कि B4 निकालो, अब B4 है तो फोर्थ टर्म ही ना, मैंने अलग अलग नोटेशन दे रखा है A और B ताकि 2 एपी दिखे हमें, है ना। B4 क्या होगा, हम यहाँ से लेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 3D। अब क्या है, D कॉमन है इसलिए यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, कह रहा कॉमन डिफरेंस तो सेम है दोनों का, इसलिए D यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ से B4 आपका आ जाएगा क्या, B1 क्या है हमारे पास, B1 की वैल्यू -8 + 3D। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म, ठीक है। दोनों एपी का हमने फोर्थ टर्म निकाल लिया है, ठीक है, दोनों एपी का फोर्थ टर्म। अब कह रहा है डिफरेंस निकालो। अच्छा डिफरेंस क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। डिफरेंस क्या होगा, मैंने अभी कहा था डिफरेंस मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। बड़े में से छोटे का मतलब ये निकल के आया कि सर इन दोनों में से बड़ा है कौन सा। तो आइए चेक कर लेते हैं बड़ा कौन सा है। और बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, ठीक है, इस गलती को नहीं करना, बहुत ध्यान से देखिए कि A4 बराबर -1 + 3D है और -8 + 3D है। देखिए 3D तो यहाँ फिक्स है दोनों जगह, कह रहे सर 3D तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा और छोटा डिसाइड करेगा -8 और -1। अच्छा ये बताइए -1 और -8 में बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है। तो बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहोगे सर -1 बड़ा है, तो इसका मतलब -1 बड़ा, तो A4 बड़ा है B4 से। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म, है ना, फोर्थ टर्म बराबर हम ये लिख सकते हैं कि A4 - B4, ठीक है, A4 - B4। अब मैं आपको इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अगर आपने B4 - A4 कर दिया तो जो आंसर आएगा ना वो आपके MCQ के ऑप्शन में होगा, तो आप चुपचाप से टिक लगा के आ जाओगे, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का बहुत अच्छे से। तो देखिए A4 क्या हमारे पास -1 + 3D, ठीक है, और -B4 क्या है -8 + 3D। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से देख लीजिए, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। -1 + 3D +8 और माइनस का 3D, इसे आप कैंसिल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7। कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। कैलकुलेशन है वो तो आप भी कर सकते हो, तो बहुत ध्यान समझना है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप डिफरेंस के वर्ड को डिकोड करो कि डिफरेंस मतलब क्या होता है। तो आप अगर यहाँ से डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे तो आसानी से इसे सॉल्व भी कर पाए होंगे, क्योंकि है ना, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करते हो ना इसमें, अगर A4 - B4 कर दे, B4 ना करके B4 - A4 कर देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि -7 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि MCQ के ऑप्शन में है। तो टिक लगा के आप सोचोगे सही है, लेकिन बट वो गलत होगा। तो इसलिए बी अवेयर विद द वर्ड से बहुत ज़्यादा तरीके से पेश आओ और आसानी से चीज़ों को करके निकलो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।
तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन कहने का मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन होता है। देखो एग्जामिनर आपके ना आपके नॉलेज को चेक करना चाहता है थोड़ा सा, कि अगर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट पर किस तरीके से काम करता है कोई स्टूडेंट, क्या सोच के करता है, ठीक है, तो उसकी सोच जानना चाहता है वो थोड़ा सा, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बेस आप काम करो, और आई होप सो कि आप अगर क्वेश्चन पूरा नहीं भी कर पाते हो ना, अगर आप हाफ भी करते हो तो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाते हैं। और इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम है, 10th या 12th कोई भी, इस बार बहुत अच्छे से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि बच्चे को हर क्वेश्चन अटैम्प्ट जिसने कर लिया, सारे क्वेश्चन जिसने अटैम्प्ट कर लिया वो पास होगा ही होगा। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पास करने की नोटिफिकेशन जारी की गई है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। बस वो है कि वो लिखा होना चाहिए, ठीक है, कॉपी में लिख के आना चाहिए, खाली कॉपी नहीं छोड़ना, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। हर सब्जेक्ट में आपको पूरे तरीके से लिख के आना, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो आप, ठीक है। आप अगर लिख के आगे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आगे, तो ऑफिशियली आप पास हो जाओगे बेफिक्र होकर। लेकिन आपको लिखना होगा, ठीक है, आप खाली मत छोड़ना। बस कितने बच्चे खाली छोड़ के आ जाते हैं, तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ निकलेगा कहाँ से, है ना। कुछ होगा तो कुछ निकलने की उम्मीद रखेंगे हम, तो ये बात ध्यान रखना। तो सबको कॉपी भर के आना है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका सोल्यूशन अगर हम करते हैं, क्या कह रहा है, अगर हम इसको डिकोड करते हैं तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो। देखो रेशियो कह रहा है, रेशियो जैसे ही पूछ रहा होगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि सर ये ना चैप्टर 7 है ना, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी सी बात समझिए। उसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको इधर बता देता हूँ वो 2 टाइप के क्वेश्चन कौन सा है। पहले टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अगर ये कोई एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ रहा है, इस कोई पॉइंट P है, और ये इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x और y की वैल्यू बताओ। क्या है, x और y की वैल्यू बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये 2 पॉइंट से मिलके कोई एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, और अगर ये पॉइंट आता है यहाँ पे P, और इसकी वैल्यू गिवन होगी, x y गिवन होगी, तो ये बताओ कि ये कितने रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो जब भी रेशियो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, k रेशियो 1 मानना है ना, k रेशियो 1 मानना है। तो हम क्या करते हैं, लेट रेशियो k रेशियो 1, इसको आपको मान लेना है, ठीक है। मैं डायग्रामेटिक समझाता हूँ, डायग्राम इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। अगर ये हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसने बोला हुआ है कि यहाँ पे 2, इसके कोऑर्डिनेट 2, -3 है, और इसके कोऑर्डिनेट 5, 6, ठीक है, 5, 6 है। तो कह रहा है कि एक पॉइंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, अच्छा एक बात बताइए, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट किस पे, x एक्सिस से, और x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो सर x तो होगा ही होगा, और ये y क्या होगा, 0 होगा, y हमेशा 0। ऑन x एक्सिस y ऑलवेज 0, ऑन y एक्सिस x ऑलवेज 0, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा हमने बोला कि सर ये k रेशियो 1 मान लो, ठीक है, यही बोला हम, k और रेशियो 1 मान लो। तो अब यहाँ से देखो क्या करते हैं ना, फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला, है ना, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सबको पता होगा ये बात, सेक्शन फार्मूला। नहीं तो चैप्टर 7 के चैप्टर में दिया हुआ सेक्शन फार्मूला, आप आसानी से उसको देख भी सकते हैं। तो वो क्या होता है कि देखो y है ना ये, तो हम क्या करते हैं, लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ये फार्मूला होता है ना k रेशियो 1 में। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 0 इक्वल टू k 5 के ये है ना k y2, ये x1 y1 x2 y2। तो इस पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो k तो यहाँ हो जाएगा 6k, माइनस हो जाएगा y1 है ना -3, और डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 6k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3 अपॉन 6। तो k की वैल्यू आपकी आई है 1/2, 1/2, तो k की वैल्यू आ गई। अच्छा हमने क्या माना था, रेशो k रेशियो 1, तो k की वैल्यू 1/2 रेशियो 1, तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2, ठीक है।
यहाँ से भी आप देख के बता सकते थे 1:2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को ये समझ में आता है कि सर आपने के डायरेक्ट कैसे लिया, 1 का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करा, तो 1 का इस्तेमाल कुछ होना भी नहीं है वैसे भी, हमें ये फ्रैक्शन में आ जाता है, ऑलरेडी फ्रैक्शन में होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेशो कह देते हैं ना। तो ये हमारे पास 1:2 इसका क्या होगा आंसर, तो ये जो इसे डिवाइड करेगा 1:2 में करेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये नायाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द ज्योमेट्री क्वेश्चन है ना। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री नाम आते हैं, स्टूडेंटों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना। बढ़ती क्यों है पता है, क्योंकि हमारे पास ना थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होता, हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे होते, हम सोचते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकली करके निकल जाएं, और ऐसे क्वेश्चन हमें पसंद आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसके ज्योमेट्री की थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखोगे, उसे तैयार करके रखोगे ना, तो आपको हर क्वेश्चन समझ में भी आएगा, और उसे 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन अगर तीसरी बार आप खुद भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि और ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर का ये भी क्वेश्चन है, और अच्छा काफ़ी टाइम्स इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी कह रहा है डी पैरेलल ए बी, कह रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपका, पैरेलल है। उसके बाद क्या है कि इफ़ ए बी बराबर ए, कह रहा है ए बी की वैल्यू क्या है, ए है, और डी ई बराबर एक्स, और डी ई की वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक है, और बी ई की वैल्यू है, तो रुकावट के लिए खेद है, एक्चुअली लाइट्स ऑफ हो गया था, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं फिर से। तो ये फिगर है और ये इन्फॉर्मेशन है इसका, और बोला गया है कि x की वैल्यू बताओ इन टर्म ऑफ ए बी और सी, ए बी सी, इन टर्म ऑफ ए बी सी, है ना। तो देखते हैं, पहले वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी दे रखा था वैसे, ठीक है, डी ई एक्स दे रखा है, हमने लिख दिया यहाँ पे बी ई की वैल्यू स्मॉल बी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है बी, और ई सी की वैल्यू है स्मॉल सी। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारे पास एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्या करेंगे कि इसमें हम लगा सकते हैं, कोई सोचेगा बीपीटी लगा दे, कोई सोचेगा सिमिलरिटी लगा दे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम लगा देंगे। देखो ध्यान से, अब अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन डिसाइड करेगा कि हमें क्या लगाना है। देखो दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, देखो ए बी पैरेलल डी ई है, ए बी पैरेलल डी है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड तो मैं कह सकता हूँ कि बी ए और बी ई क्या है, बी ई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बी ई इज अ ट्रांसवर्सल, बी ई ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये कुछ ऐसा फिगर है, देखिए ऐसा अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो बहुत ध्यान से देखना कि ये एंगल ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डेंस। एक बार स्टेटमेंट एक मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ज्योमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रीज़न, ज्योमेट्री बिना रीज़न के एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ध्यान से, रीज़न बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से ट्रांसफर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए बी ई बराबर एंगल डी ई सी, रीजन क्या डालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अच्छा अगेन अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, हमें तो इसमें रीजन लेना है, तो अब ले लो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, तो ये हमने निकाला है ना, एंड ट्रायंगल डी ई सी। दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने अभी देखा कि एंगल ए बी ई बोल दो या ए बी सी बोल दो, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, दोनों बात सेम ही है, एंगल में कोई असर नहीं पड़ेगा। एंगल डी ई सी हम क्या लिखेंगे, एबव प्रूव्ड, अभी हमने ऊपर दिखा दिया था। ठीक है, ये बोल दो या एंगल ए बी सी बोल दो, दोनों बात सेम है। अच्छा ये है, अच्छा इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या होगा, कॉमन हो जाएगा।
तो बाय ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया। देखिए इसके सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा डी ई सी, है ना, डी ई सी। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी अपॉन छोटे वाले में ई सी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई, और यहाँ से मैंने लिया बी सी अपॉन ई सी, ठीक है। अच्छा यही दोनों क्यों लिया, क्योंकि यही दोनों की वैल्यू हमारे पास है इसलिए लिया। तो ए बी देखो, ए बी अपॉन डी ई, तो ए अपॉन डी ई की वैल्यू एक्स इक्वल टू बी सी देखिए यहाँ से बी प्लस सी हो जाएगा, ये पूरी लाइन है ना, यहाँ से बी प्लस सी अपॉन ई सी की वैल्यू सी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आनी है, ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी, आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक नंबर में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये है कि वो साफ साफ एक ही बात कहता है कि आप पहले एक नंबर के क्वेश्चन मत करो। मैं आपको अपनी तरफ से बातें बता रहा हूँ कि एक नंबर के क्वेश्चंस को पहले मत टच करना, 2 नंबर 3 नंबर और 4 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपको वो हो जाए, फिर लास्ट में इसको टच करना आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा। वरना यहीं आप प्रेशराइज हो जाओगे, प्रेशर आपके माइंड पे ज़्यादा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। और आपको ये क्वेश्चन मेरा दिखाने का पर्पस था, ऑफिशियली आप लोग ये क्वेश्चन मुझे लगता है कर भी पाओगे। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पहले खुद सॉल्व कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे बाय चांस क्वेश्चन नहीं होता है फिर उसके बाद वीडियो को प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बता देता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट सैम्पल पेपर है आपका CBSE वाला, उसी का क्वेश्चन है ये। तो साइन थीटा बराबर ए अपॉन बी, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आप जरूर सॉल्व कीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। आइडेंटिटी होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देते हो, कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइन थीटा जो और कॉस थीटा जो बता रहा है ना, वो क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, और डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू ए अपॉन बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप इसे निकाल भी चुके होंगे, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, तो हाँ आपका आंसर भी मैच कर रहा होगा। और कोई बच्चा इसे ऐसे भी निकालता है कि सर ये पी है, ये एच है, तो हम बी निकाल के उसको सॉल्व कर देंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने तो सीधा आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बता दिया। तो ये आपके 2 तरीके हो गए, अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। यहाँ देखो, ये सेक को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, इसको 1 माइनस साइन ए ही रहने दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉस ए यहाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये दूसरा है 1 माइनस साइन ए। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेम थिंग अगर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने 1 लिखा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो आपका आंसर आ गया कॉस ए। दिस इज़ योर आंसर। तो बहुत आसानी से अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो आपको कहीं पर दिक्कतें नहीं आएंगी, और जो भी क्वेश्चन आप करोगे ना, वो सारे क्वेश्चन सही करोगे।
ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करके आए हैं उसकी वो हमने कर दिया, बाहर निकल के पता चला कि हमने किया तो लेकिन गलत हो गया किसी एक छोटे से इन्फॉर्मेशन की कमी से, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एक एक चीज़, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ का बता देता हूँ कि ठीक है आप इसको इसके थ्रू जाइए। अगर आप इसके थ्रू करते हैं तो आपको जो क्वेश्चन आपने एग्जाम हॉल में किए होंगे वो सारे क्वेश्चन सही करके आप निकलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है तो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए आप लोग इसे देखिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोग को सामने लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।